गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जो शेयर्स हमने कैंसिल करे थे, फॉरफिट करे थे, उनको दोबारा से री इशू करना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, मेमोरेंडम में बताया था कि हमारी कंपनी की इशूड कैपिटल इतनी होगी, तो जो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें हमें दोबारा इशू करना पड़ता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है वो आज हम सीखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स? द शेयर्स विच वर इशूड अर्लियर, जो हमने पहले इशू करे थे, एंड वर फॉरफिटेड या कैंसल्ड, जिन्हें हमने कैंसिल कर दिया था, एंड नाउ दीज शेयर्स, दीज फॉरफिटेड शेयर्स, ये फॉरफिटेड शेयर्स ही हैं जो हमने कैंसिल करे थे, नए शेयर्स नहीं हैं। दीज फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, तो हम इसे कहते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी इशूड कैपिटल तो पूरी करनी ही करनी है। अब आता है फॉरफिटेड शेयर्स में बी री इशूड। अब एक तरह से ये मान के चलो बेटा, ये सेकेंड हैंड इशू है हमारी लेमैन लैंग्वेज में, कि कोई चीज दोबारा से जब इशू की जाएगी तो उसके ऊपर हमें प्राइस पार पे भी हो सकती है, यानी अगर 10 रुपये वाला शेयर है तो 10 रुपये में भी मिल सकते हैं। दोबारा री इशू करने पर हमें 12 रुपये भी मिल सकते हैं, प्रीमियम पर भी री इशू हो सकता है। और दोबारा री इशू करने पर हमें 10 की बजाय हमें 10 से कम पर, यानी डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, कम पैसा मिले। मार्केट में सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो जबकि नॉर्मल शेयर्स जो होते हैं वो कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट फॉरफिटेड शेयर्स में बी री इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है बेटा, पार और प्रीमियम तक की बात तो आप सबको समझ आता है, लेकिन जब डिस्काउंट की बात आती है तो कंपनी को नुकसान की बात देखनी पड़ती है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को री इशू कर रही है और सस्ते में डिस्काउंट दे रही है उनको री इशू करने में, तो इसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ जाती हैं। वो कंडीशन क्या है? पॉइंट नंबर दिस, डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी जो हम कैंसल्ड शेयर्स को दोबारा इशू करेंगे उसको जो डिस्काउंट है वो कितना अलाउड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, ये बात, इसके ऊपर एटलीस्ट 10-12 टाइम्स बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन टू द री इशूड शेयर्स? डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड नॉट बी एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दी शेयर्स। हम मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने उस शेयर्स पर फॉरफीचर में डाला था, यानी जितना पैसा हमारे पास फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है, क्योंकि वो पैसा तो अब हमारे पास जब्त कर लिया था उस डिफॉल्टर का, वो पैसा हमने उसको वापस नहीं करा, तो वो एक तरह से जो डिफॉल्टर पैसा दे चुका था उतना पैसा हमने फॉरफिटेड अकाउंट नाम से एक अकाउंट में डाल दिया था। अब अगर हम उन शेयर्स को दोबारा री इशू करते हैं तो दोबारा री इशू करने पर हम कितना सस्ते में री इशू कर सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? मैक्सिमम उतना अमाउंट जितना फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आता है जो बात मैंने आपको समझाई है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी ने 100 शेयर इशू करे, ₹10 पर शेयर। ठीक है, अब एक डिफॉल्टर है राम, होल्डर ऑफ 20 शेयर्स, यानी उसके पास 20 शेयर्स हैं, होल्ड करता है, रखता है। डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, 10 रुपये में से उसने 3 रुपये फाइनल कॉल का नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वाज फॉरफिटेड, अब फाइनल कॉल के बाद उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। एंड री इशू ऑफ, उसको री इशू किया गया एट, दोबारा से उन शेयर्स को री इशू किया गया। इसके लिए मैंने अलग अलग केसेस बना दिए हैं 3। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉरफिटर की एंट्री पर आते हैं।
राम के 20 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें उसने 3 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 7 रुपए दे चुका है। हमने उससे पूरे 10 रुपए मांगे थे। तो फोर्थ फीचर की एंट्री तो क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 शेयर के ऊपर फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपए, 20 गुना 10 100 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आ चुका है 2 शेयर फोर्थ फीचर में, 10 में से 3 नहीं आया तो इसका मतलब है 7 रुपए आ चुका है। तो 7 रुपए जब्त कर लिए 20 शेयर्स के ऊपर, तो 7 गुना 20 140 रुपए हमारे फोर्थ फीचर अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है, कितना नहीं आया 3 रुपए 20 शेयर पर, तो 2 शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं 60 रुपए से। तो हमारी एंट्री चेक करो पूरी हो गई, डेबिट में 200 रुपए, क्रेडिट में दोनों का टोटल 200 रुपीज हो गया। ठीक है, अभी ये तो फोर्थ फीचर की एंट्री है। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि री इशू की एंट्रीज कैसे की जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 अलग अलग केसेस हैं। केस 1, जब आप इन शेयर्स को री इशू कर रहे हो 3 रुपए में। केस नंबर 2, जब आप इन शेयर्स को री इशू कर रहे हो 9 रुपीज में। केस नंबर 3, जब आप इन शेयर्स को री इशू कर रहे हो 11 रुपए के अंदर 11 रुपीज में। तो ये देखो अलग अलग सिचुएशन में एंट्री कैसे करेंगे। फोर्थ फीचर की एंट्री तो सेम होगी, इस केस में भी इस केस में भी, तीनों में सेम। तो मैंने एक बार लिखने के बाद सेम सेम लिख दिया। अब पहला केस उठाते हैं। पहले केस में आपने फोर्थ फीचर की एंट्री करी, अब री इशू की एंट्री करनी है। ये कहा गया कि इन 20 शेयर्स को 3 रुपए में री इशू किया गया है, तो इशू करने पर बैंक पैसा बिजनेस में कंपनी में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन 20 रुपए के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से आया 60 रुपए। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 60 रुपए। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ोगे आप, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चे याद रखेंगे, जितने भी शेयर्स आप इशू करेंगे शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू आती है, ये मैंने आपको बता रखा है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो। अब यहाँ शेयर कैपिटल में शेयर कितने का था, दोबारा शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, तो शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी इशूड कैपिटल में भी, सब्सक्राइब में 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए आपको मिला। दोबारा शेयर्स इशू करने पर 60 रुपए, जबकि शेयर कैपिटल है 200 रुपए की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल जनरल एंट्री क्या होती है, कैपिटल बिजनेस में आती है तो बैंक टू कैपिटल ही होती है ना, तो ये वही एंट्री है। जितना आया, कितनी कैपिटल आई 20 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। अब इसका मतलब है ये जो शेयर्स हमने री इशू करे हैं ये सस्ते में करे हैं, डिस्काउंट में करे हैं। अब यहाँ हमारे को कितने का नुकसान हो रहा है, 140 का, क्योंकि हम 140 लिखेंगे तो 200 पूरा होगा। और अगर हम देखें तो पहले जब हमने शेयर्स को कैंसिल किया था तो हमारे फोर फीचर अकाउंट में भी 140 रुपए ही पड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इस कमी को, ये जो नुकसान हो रहा है, इससे पूरा कर सकते हैं। यहाँ फोर फीचर क्रेडिट है, एंट्री में देखो, यहाँ फोर फीचर डेबिट होकर फोर फीचर अकाउंट खत्म। इट मीन्स यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, जितने का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, यहाँ 140 का डिस्काउंट है, तो ये 140 हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे, तो यहाँ हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो मैंने यहाँ लिख दिया शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 140। तो री इशू के टाइम अगर आपको पैसा कम मिलता है तो जितना कम मिलता है उसकी पूर्ति जो हमारा जब्त किया गया पैसा था when they were issued earlier, उसमें से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक थ्योरी का पॉइंट समझाया था, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ forfeited शेयर्स नॉट बी एक्सीड द अमाउंट forfeited ऑन these शेयर्स। इसका मतलब है कि ये शेयर्स आपने यहाँ पर इशू कितने के करे हैं बेटा, 3 रुपए के। सपोज इन शेयर्स को मैं अगर 2 रुपए में री इशू करती, तो 2 रुपए में इशू करने का मतलब है यहाँ पर 40 रुपए आते, यहाँ 40 आते तो यहाँ पर 160 की जरूरत पड़ती, तो 160 रुपए तो हमारे पास थे ही नहीं फोर फीचर में, राइट। तो इस कमी को 140 तो यहाँ से पूरे कर लेते, लेकिन 20 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कहाँ से पूरा करते। तो इसलिए
ये एक कंडीशन लगी हुई है कि जब भी आप डिस्काउंट देंगे री इशू के टाइम शेयर्स पर, वो डिस्काउंट जो है, दिस इज अ डिस्काउंट अमाउंट, ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अमाउंट। ये डिस्काउंट अमाउंट जितना फॉरफीचर में पड़ा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ नहीं हो सकता। यानी कंपनी इस केस में अगर देखा जाए तो 3 रुपए से कम पर शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि यहां अगर इसने कम किया तो डिस्काउंट ज्यादा आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। अब चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस है कि कंपनी ने फॉरफिट किया, सेम एंट्री यही वाली, यहां इशू कर रही है, री इशू कर रही है 9 रुपए पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20 गुना 9 180 रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 200 की ही रहेगी। यहां पर आपको कितने की कमी पड़ रही है? 20 रुपए की। तो ये 20 रुपए कहां से लेंगे? फॉरफीचर से। ये अलग केस है, ये अलग अलग केसेस हैं बेटा, अलग अलग क्वेश्चन समझ लीजिए, फिगर सेम ले ली है। तो यहां पर हमारे को 20 रुपए और कंपनसेट डिस्काउंट जो दिया है पूरा करना पड़ेगा फॉरफीचर से, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें से अगर मैं 20 रुपए यहां लिख दूंगी तो यहां 120 रुपए बच जाएंगे। अब ये जो 120 रुपए बच गए और इन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, तो ये बचा हुआ पैसा जिन शेयर्स को री इशू कर देते हैं फिर भी फॉरफीचर में बच जाता है, तो इस पैसे को हम एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जो मैं अगले पेज पर आपको समझाऊंगी। अभी यहां एंट्री करके बताते हैं। तो ये देखिए क्लास, मैंने यहाँ पर अब बैंक 180 था, 20 रुपए मैंने फॉरफीचर से एंट्री कर दी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री पूरी हो गई। अब मुझे लेकिन इस जो मेरे पास जब्त किया गया पैसा पड़ा था 20 रुपए, तो यहाँ चले गए, ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया। अब यहाँ बचे 120 रुपीज। जिन शेयर्स को री इशू कर दिया जाता है तो उनका फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस यहाँ से हटाना होता है, उसे हमें ट्रांसफर करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, यहाँ हमने फिर डेबिट कर दिया, तो शेयर फॉरफीचर खत्म। क्रेडिट 200 से क्रेडिट है ये 140 से, डेबिट हो गया 120 और 20 दोनों डेबिट किए हैं, तो एंट्री खत्म हो गई। तो फॉरफीचर अकाउंट को खत्म कर दिया जाता है जब उन शेयर्स को री इशू कर दिया जाता है। कैसे? अगर उनका पैसा कुछ बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब हम लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? आपने शेयर्स को इशू करा 11 रुपए में, चलिए एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 11 गुना 20 220 रुपए। शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से ही आएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 रुपए। अब यहाँ तो कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि कमी तो यहाँ आ रही है। इसका मतलब है आपने यहाँ पर 10 रुपए वाले शेयर के बदले 11 रुपए लिए। कितना ज्यादा लिया? 1 रुपया। 20 शेयर पर तो 20 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पर जब आपकी मिसिंग फिगर निकल रही है, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका मतलब आप प्रीमियम का अमाउंट ले रहे हैं, because you are issuing shares more than the par value to security premium reserve account. Yes class, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20 रुपए। अब यहाँ पर भी 220 है, यहाँ पर भी 220, तो ये हमारा अमाउंट पूरा हो गया। बेटा इस पेज के नोट्स आप बनाइए, थ्योरी में लिखी हैं छोटी छोटी बातें, यही हमारा थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, यही हमारा प्रैक्टिकल में यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस से मैंने आपको समझाया। इस केसेस में मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अगर 2 रुपए होता तो हम ये इशू डिस्काउंट दे ही नहीं पाते ज्यादा पर, कंडीशन है, ठीक है। देन यस क्लास, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जितना भी फॉरफिटेड शेयर्स जो थे, जिनका पैसा आ चुका था फॉरफीचर अकाउंट में, अगर उन शेयर्स को री इशू कर देते हैं तो उनका बैलेंस कहाँ कैसे ट्रांसफर होना है, अभी मैंने हिंट भी दिया, कैपिटल रिजर्व में जाता है, उसी के बारे में है। इसके नीचे आपको 2 बातें सोचनी होंगी। क्या इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, कि जिन शेयर को हमने कैंसिल किया है वो सारे के सारे री इशू हो गए हैं,
या इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड, वो सारे के सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं, उसमें से कुछ ही हैं, दोनों में से कोई एक बात ही तो होगी। सारे री इशू कर दिए, सारे नहीं करे। अब आता है अगर उन फॉरफिटेड शेयर्स को सबको री इशू कर दिया जाता है तो क्या करना है। अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं तो फॉरफिचर अकाउंट में जितना अमाउंट बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ अकाउंट लिख लीजिएगा, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी मैंने एंट्री करके दिखाई थी ना पीछे एग्जाम्पल में, तो एंट्री फिर से कर रही हूँ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? ठीक है। अब आता है इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, सारे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं किया जाता। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। सपोज 80 शेयर्स थे, 80 पे फॉरफिटेड शेयर हैं, उसमें से ये कहा गया कि अभी इन 80 में से कंपनी केवल 50 री इशू कर दिए हैं, 30 नॉट री इशू, अभी 30 शेयर्स री इशू नहीं किए गए। इसका मतलब सारे 80 के 80 शेयर्स को री इशू नहीं किया गया, पार्टली री इशू किया गया। ठीक है जी। तो टोटल अब हम देखेंगे इन 80 शेयर्स को जब हमने फॉरफिट किया, कैंसिल किया, तो फॉरफिचर में कितना अमाउंट आया था। मैंने क्वेश्चन में अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर ली, अभी नीचे लिया है 7200। तो टोटल फॉरफिचर अकाउंट को, अब हम इन टोटल जो फॉरफिचर अकाउंट है, इस क्वेश्चन में मैंने फिगर ली थी 7200 बेटा, अभी समझा देंगे। तो जितना भी टोटल फॉरफिचर अकाउंट में, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 7200 रुपये पड़ा था, को 3:5, क्योंकि 30 और 50 हो गया, 30 नॉट है, 50 इशूड है। अगर हम इसको रेशो में बांधे तो 3:5 हो गया। तो इसको 3:5 की रेशो में बांटना होगा। अब जो अमाउंट, एग्जाम्पल फॉरफिचर अमाउंट में 7200 रुपये पड़े थे, तो इस फॉरफिचर में से भी हम 7200 का नोट वालों का हिस्सा कितना है, 3/8, 3/8। रीइशू वालों का कितना हिस्सा है फॉरफिचर में, 5/8। ठीक है। तो ये बना 2700, ये बना 4500। इसका मेन मकसद ये है कि जिन शेयर्स को आप री इशू कर रहे हैं उनको कैंसिल किया गया था पहले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैंसिल में से कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है बेटा, 4 लोग डिफॉल्टर हैं, 4 लोगों के री इशू शेयर्स कैंसिल किए गए थे। जरूरी नहीं है चारों के चारों री इशू हो जाएं, उन चारों में से किन्हीं 2 के शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो जिनका री इशू होता है उन्हीं का फॉरफिचर हम लेते हैं कंपेयर के लिए। अब इस 7200 में पूरा नहीं लिया हमने, जितने री इशू हुए उनका ही अमाउंट कितना है, 4500। ये फिगर ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है हमें, 2700 का अमाउंट फॉरफिचर अकाउंट में ही रहेगा, क्योंकि वो उन लोगों का अमाउंट है जिनके शेयर्स को री इशू नहीं किया। जब तक इन शेयर्स को री इशू नहीं कर दिया जाता तब तक ये फॉरफिचर में ही रहता है। दूसरा अमाउंट क्या था, 50 शेयर्स वाला रेशो में निकाला था। 4500 का अमाउंट जो फॉरफिचर में सपोज री इशू के टाइम, इसमें से, हाँ यहाँ मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, 4500 का अमाउंट जो फॉरफिचर में है, ठीक है, यहाँ क्या लिख लोगे, है, उसका क्या करना है। सपोज री इशू के टाइम इसमें से कुछ अमाउंट यूज हो गया, 900 रुपये, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि री इशू के टाइम अगर वो डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कुछ अमाउंट फॉरफिचर में से यूज हो जाएगा। तो 4500 फॉरफिचर में पड़ा था, जिसमें से री इशू के टाइम एंट्री करते समय 900 रुपये में से कुछ अमाउंट यूज हो गया, 900 रुपये। तो बाकी बचे कितने, 4500 में से 900 यूज हो गए तो 3600 बचे। तो जिन शेयर्स को री इशू किया जा रहा है उन्हीं को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है बचा हुआ फॉरफिचर, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये जो बच गया री इशू के बाद, इस अमाउंट को
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा री इशू का थ्योरी पार्ट। इसे कम से कम 2 बार ध्यान से सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमें इन क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे।